प्रयोगशाला में वैज्ञानिक रामाकृष्ण अपने नए बनाए महिला रोबोट के साथ खड़े थे। रोबोट ने हाल ही में मानव भावनाओं को महसूस करना शुरू किया था। डॉक्टर रामाकृष्ण रोबोट बनाकर बहुत खुश थे। उनकी बीवी रेवती भी उनके साथ वहाँ खड़ी थी। रेवती, अद्भुत! आखिरकार मैंने ये कर ही दिखाया। अब ये सिर्फ मशीन नहीं है, लगभग इंसान है। इसे ह्यूमनॉइड रोबोट कहते हैं। वाह, ये तो कमाल हो गया। इसकी क्या विशेषता है? असल में ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो हैं, वो इंसानों की तरह व्यवहार करते हैं। ये प्यारे और दिलचस्प होते हैं, जिससे लोग इनसे जल्दी जुड़ जाते हैं। ये इंसानों से सीखते हैं और उनके हिसाब से खुद को बदल लेते हैं। सबसे खास बात यह है कि ये हमारी भावनाओं को समझते हैं और तुरंत जवाब देते हैं। धन्यवाद सर, मैं महसूस कर सकती हूँ खुशी, उत्साह और गुस्सा, दुख, क्या ये भी महसूस होते हैं? हाँ, लेकिन ये भावनाएं भारी हैं। मुझे समझ नहीं आता दुख क्यों होता है। यही तो इंसान होने का सबूत है। भावनाएं हमें कमजोर नहीं बनाती, ये हमें जीने का अर्थ देती हैं। तुम्हारा नाम आज से रूबी है। रूबी, बहुत बढ़िया सर। तो मैं अब इंसानों को बेहतर समझ सकती हूँ। सिर्फ इंसानों को नहीं, बल्कि हर जीवित चीज को। तुम उनसे जुड़ भी पाओगी। रूबी को बनाने के बाद वैज्ञानिक डॉक्टर रामाकृष्ण और उनकी बीवी रेवती बड़े खुश थे। यही खुशी नई बनी हुई रोबोट रूबी भी महसूस कर सकती थी। वाह, ये तो कमाल है डॉक्टर रामाकृष्ण। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया रेवती जी। सुबह सुबह डॉक्टर रामाकृष्ण अपनी प्रयोगशाला में रोबोट का परीक्षण कर रहे थे। उनकी पत्नी रेवती चाय लेकर अंदर आई। हाजी, अब बस करो, बना तो लिया ना रोबोट। अब जरा आराम कर लो, कुछ दिन कहीं बाहर घूमने चलते हैं। अरे अभी रुको, अभी इसका टेस्ट लेना बाकी है। पर सिर्फ प्रयोगशाला में टेस्ट करने से काम नहीं चलेगा। इसकी असली टेस्ट तो तब होगी जब ये लोगों के बीच काम करे। तुम सही कह रही हो। मैं इसे बाजार ले जाने के बारे में सोच रहा था। हाँ, तुम खुद ले जाओ इसे। देखो तो ये कैसे काम करती है। ठीक है, मैं अभी ले जाता हूँ। डॉक्टर रामाकृष्ण रोबोट रूबी को लेकर बाजार गए, उससे खरीदारी करवाई और फिर घर की ओर निकल रहे थे। रूबी के हाथ में एक शॉपिंग बैग था। रूबी, तुमने तो यार बड़ी ही कमाल की बार्गेनिंग की। मेरे काफी पैसे बचाए। सर, ये सब आपका कमाल है। आपने ही मुझ में ऐसे सॉफ्टवेयर डाले हैं कि मैं बार्गेनिंग कर सकती हूँ। 30 रुपए किलो टमाटर तुमने 20 रुपए किलो में खरीद ही लिए। हाँ सर, आखिरकार औरत जो हूँ। सही कह रही हो। रूबी और डॉक्टर रामाकृष्ण आगे बढ़ रहे थे कि तभी उनकी नजर कोने में पड़े एक छोटे से कुत्ते की तरफ गई। डॉक्टर रामाकृष्ण सर, कृपया रुकें। यहाँ एक जीवित प्राणी गंभीर स्थिति में है। कहाँ? ओह, ये पिल्ला तो बहुत बुरी हालत में है। इसका शरीर कमजोर है और ये घायल लगता है। मुझे इस पर दया आ रही है। इसे मदद की आवश्यकता है। तुम सही कह रही हो। कृपया इसे घर ले चलें। मैं इसे सुरक्षित रखूंगी और इसकी देखभाल भी करूंगी। ठीक है, चलो इसे घर ले चलते हैं। हम इसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। डॉक्टर रामाकृष्ण ने पिल्ले को उठाकर अपने हाथ में लिया। रूबी खुश हुई। दोनों पिल्ले के साथ घर की ओर बढ़ गए। रूबी के मन में पिल्ले के लिए दया का भाव देखकर डॉक्टर रामाकृष्ण बहुत खुश हुए। जब दोनों घर आए तो डॉक्टर रामाकृष्ण ने कुत्ते के पिल्ले को नीचे रखकर रूबी से कहा, रूबी, इसे धीरे धीरे खाना खिलाना होगा। ये बहुत छोटा है और अभी कमजोर भी है। ध्यान रखना इसे चोट ना लगे। समझ गई। कुत्ते के बच्चे को धीरे से दूध और रोटी दूंगी। ये पिल्ला बहुत दुख में है। रूबी एक प्लेट में दूध और रोटी लेकर कुत्ते के पास आई। उसने बड़े प्यार से दूध का कटोरा कुत्ते के मुंह के पास रखा। कुत्ते ने धीरे धीरे खाना शुरू किया। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखूंगी। सर, मैंने इसका नाम भी तय कर लिया है। तो इसका नाम क्या सोचा है? भूरा। कैसा लगा नाम? अच्छा है, भूरा।
भूरा ने दूध पीकर अपनी पूंछ हिलाई। रूबी प्यार से कुत्ते के सिर पर हाथ फेर रही थी। ये देखकर डॉक्टर रामाकृष्ण काफी खुश हुए। वाह, एक जानवर और मशीन के बीच प्यार का रिश्ता देखकर दिल को कितना सुकून मिल रहा है। सच में प्यार में कितनी ताकत होती है। प्यार ने जानवर और मशीन को जोड़ दिया। अब आराम करो भूरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुले मैदान में रूबी और भूरा खेल रहे थे। रूबी ने गेंद उछाली। भूरा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चूक गया। भूरा, ध्यान लगाओ, तुम इसे पकड़ सकते हो, फिर से कोशिश करो। रूबी ने गेंद को धीरे धीरे उछाला। इस बार भूरा ने गेंद पकड़ ली। बहुत अच्छे, तुम सीख रहे हो, मजा आ रहा है ना? भूरा ने उत्साह से भौंका और अपनी पूंछ हिलाई। तभी बारिश शुरू हो गई। डरो मत, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें भीगने नहीं दूंगी। रूबी ने भूरा को अपनी बाहों में उठाया, उसे अपने शरीर से ढक लिया, जिससे भूरा को अच्छा महसूस हुआ। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। बारिश थम गई। रूबी ने उसकी तरफ प्यार से देखा और दोनों घर की तरफ बढ़ गए। अब दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। रूबी जैसी अत्याधुनिक रोबोट की उत्पत्ति के लिए देश की सरकार ने डॉक्टर रामाकृष्ण का सम्मान किया था। सम्मान समारोह के बाद डॉक्टर रामाकृष्ण और उनकी पत्नी रेवती घर आए तो घर पर रूबी और भूरा के साथ उनके दो वैज्ञानिक दोस्त डॉक्टर रमन और डॉक्टर राजेंद्र उनका इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर रामाकृष्णा, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके इस सम्मान से हमें बहुत खुशी हुई। आपने रूबी का निर्माण करके सच में करिश्मा करके दिखाया। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों आए, हमें बहुत खुशी हुई। इस आविष्कार के लिए हम 10 साल से प्रयास कर रहे थे, लेकिन आपने तो हमसे पहले ही इस ह्यूमनॉइड रोबोट को बना दिया। हाँ, आपने हमसे पहले इस ह्यूमनॉइड रोबोट को बनाकर सच में हमसे पहले बाजी मार ली डॉक्टर। ये तारीफों के पुल बांधना बंद कीजिए। आइए पहले आपका मुंह मीठा करते हैं। रूबी ने मिठाई का डिब्बा लाकर उसमें से मिठाई निकालकर डॉक्टर रमन और डॉक्टर राजेंद्र को मिठाई दी। वाह रूबी, तुम तो सारे काम करती हो। क्या हमारे साथ घर चलोगी? डॉक्टर रामाकृष्ण अगर कहेंगे तो मैं आपके साथ जाऊंगी, और अगर वो नहीं कहेंगे तो नहीं आऊंगी। वाह डॉक्टर रामाकृष्ण, ये तो आपकी आज्ञा मानती है। कमाल है। हाँ डॉक्टर, जब तक इसके सीपीयू में मेरी बनाई हुई एआई प्रोग्रामिंग रहेगी, ये मेरी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाएगी। मैं जल्दी ही इसे देश की सरकार को सौंप दूंगा, जिससे ये देश के लिए काम आ सके। बहुत अच्छे। उस दिन तो वैज्ञानिक डॉक्टर रमन और डॉक्टर राजेंद्र तो चले गए। देर रात हुई और डॉक्टर रामाकृष्ण के घर 2 चोर आए। उनके चेहरे पर नकाब लगा हुआ था। दोनों घर में आकर प्रयोगशाला की ओर बढ़े, जहां एक कुर्सी पर रूबी बैठी हुई थी। उसकी बैटरी चार्ज हो रही थी और उसकी आंखें बंद थी। तभी एक चोर ने कहा, सुनो, ये बैटरी चार्जिंग पर है। दूसरे चोर ने पहले चोर को एक मेमोरी कार्ड दिखाते हुए कहा, इस एआई कार्ड को हम रूबी में डाल देते हैं, प्रोग्रामिंग बदल जाएगी, बाद में ये हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। ये दोनों डॉक्टर रमन और डॉक्टर राजेंद्र थे। जैसे ही डॉक्टर राजेंद्र ने रूबी को छुआ, रूबी के पैरों के नीचे सोए हुए भूरा ने भौंकना शुरू कर दिया। रूबी एक्टिव मोड पर आ गई। तुम कौन हो? रूबी ने जल्दी से बगल का लाइट स्विच ऑन किया। प्रयोगशाला में उजाला हुआ। तभी प्रयोगशाला में डॉक्टर रामाकृष्ण और उनकी पत्नी रेवती भी आ गए। दोनों चोर डरने लगे। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? सर, ये कोई चोर हैं जो मेरा एआई कार्ड बदलने आए थे। भूरा की आवाज सुनकर मैं एक्टिव मोड पर आ गई। रूबी, इनके चेहरे के नकाब निकालो। डॉक्टर रामाकृष्ण के कहते ही रूबी ने दोनों के चेहरे के नकाब निकाले तो सामने डॉक्टर रमन और डॉक्टर राजेंद्र खड़े थे। ये देखकर डॉक्टर रामाकृष्ण और रेवती चौंक गए। डॉक्टर रमन और डॉक्टर राजेंद्र आप? डॉक्टर रमन और डॉक्टर राजेंद्र शर्म से पानी पानी हो रहे थे।
हाँ डॉक्टर रामकृष्ण, हम रूबी को चुराने यहाँ आए थे। हम रूबी का एआई मेमोरी कार्ड बदलकर उसे हमारे कंट्रोल में लाना चाहते थे। आप दोनों को शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? ये अब देश की धरोहर है। इसे तुम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। डॉक्टर रामकृष्ण, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। आपने देश की धरोहर को चुराने की कोशिश की है और देश को नुकसान पहुंचाया है। आपको इसकी सजा तो कानून ही देगा। तभी भूरा भौंक पड़ा। सर, अगर भूरा नहीं होता तो ये लोग मुझ में अपना एआई कार्ड डालकर मुझे अपने कंट्रोल में ले लेते। वाह, तुम इंसानों से तो ये जानवर अच्छा है जिसने दोस्ती की एक सही मिसाल रखी है, और तुम लोग इंसान होकर अपने दोस्त के साथ गलत करना चाहते थे। आज इनकी दोस्ती ने साबित कर दिया कि दोस्ती किसी इंसान की मोहताज नहीं होती। एक मशीन और जानवर के बीच भी दोस्ती अपना अस्तित्व बना ही लेती है। रूबी और भूरा की दोस्ती को मेरा सलाम। राजन अपने घर पर चुपचाप एक चारपाई पर लेटा हुआ था कि तभी कोई उसके घर का दरवाजा बुरी तरह से पीटने लगा। राजन की पत्नी नंदा रसोई में खाना बना रही थी। राजन ने उठकर दरवाजा खोल दिया। राजन के सामने गांव का साहूकार संपत राय खड़ा था। संपत राय राजन को क्रोध भरी नजरों से देखते हुए बोला, देखने में तो तुम बहुत भोले भाले लगते हो राजन, लेकिन अंदर से तुम इतने झूठे होगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? भूल गए? आज तुम्हें मेरे पैसे लौटाने थे। मुझे पता है संपत जी कि मुझे आपको पैसे लौटाने हैं, लेकिन अभी तो दिन गुजरने में पूरे 6 घंटे बचे हैं। शाम तक इंतजार तो कर लेते आप। नहीं, मैं शाम तक इंतजार नहीं कर सकता। मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए। देखिए, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप तो जानते हैं संपत जी कि मेरा शहर में बहुत बड़ा बिजनेस था। अचानक बिजनेस से नुकसान हो जाने की वजह से मुझे अपना घर बार, अपना शहर सब छोड़ना पड़ा। मजबूरी में मुझे यहाँ गांव में आकर बसना पड़ा। आप तो मेरे बारे में सब जानते हैं। बस करो, बस करो। तुम्हारी इन कहानियों को सुन सुनकर तो मेरे कान पक गए हैं। अरे तुम्हारा बिजनेस अगर डूब गया तो तुम मुझे भी डुबा दोगे क्या? अरे पूरे 3 महीने का वादा करके पैसे तो लेकर गए थे, आज 5वां महीना लग गया। आप चिंता मत कीजिए संपत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज शाम तक पैसों का कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाएगा। जैसे ही इंतजाम होगा मैं खुद आकर आपके पैसे लौटा दूंगा। राजन की बात सुनकर संपत राय गुस्से से बुरा भला बोलकर वहां से चला गया। राजन अपनी आंखों में आंसू लिए हुए चारपाई पर बैठ गया कि तभी उसकी पत्नी नंदा उसके पास आकर बोली, आपने उससे झूठ क्यों बोला कि आपके पास पैसे आ जाएंगे? शाम तक पैसे कहां से आएंगे आपके पास? कल मैंने अपने दोस्त नितिन से बात की थी, आज वो कुछ पैसे मुझे दे जाएगा। कब तक अपने आप को झूठी तसल्ली देते रहोगे? अरे बुरे वक्त में कोई किसी के साथ नहीं होता। तो फिर तुम ही बताओ नंदा, मैं क्या करूं? मेरी वजह से शादी के बाद तुम्हारी पढ़ाई अधूरी रह गई। अगर मेरा बिजनेस बर्बाद नहीं होता तो तुम बहुत बड़ी साइंटिस्ट बन सकती थी। चिंता मत कीजिए, मैं अभी एक अपने प्राइवेट प्रोजेक्ट में जी जान से लगी हुई हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं सफल हो जाऊंगी। किस प्रोजेक्ट की बात कर रही हो तुम नंदा? इस प्रोजेक्ट को करते हुए तुम्हें पूरे 2 साल हो गए हैं। पहले तुम्हारा शहर में मजाक उड़ता था और अब गांव के लोग भी तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे मजबूरन नदी में डूबकर आत्महत्या करनी पड़ेगी। राजन आंखों में आंसू लिए हुए वहां से चला गया और सारा दिन वो अपने दोस्त नितिन का इंतजार करता रहा, मगर नितिन वहां पर नहीं आया। नंदा जानती थी कि नितिन राजन को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाता है। दरअसल नंदा शादी से पहले साइंटिस्ट बनने की तैयारी कर रही थी और वो साइंटिस्ट बनने के लिए पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई में जुटी हुई थी। मगर पढ़ाई के बीच में ही नंदा का राजन से विवाह हो गया। विवाह के बाद राजन ने नंदा को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा। नंदा खुश हो गई, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक राजन का बिजनेस तबाह हो गया और शहर में उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया। राजन को रातों रात शहर छोड़कर अपने गांव में आकर बसना पड़ा, जहां उसके माता पिता बरसों पहले रहा करते थे। घर के काम से फ्री होकर नंदा अपने प्रोजेक्ट में जुट गई। नंदा काफी सालों से एक रोबोट बनाने की कोशिश में लगी हुई थी।
नंदा अपने प्रोजेक्ट में बिजी ही थी कि तभी संपत अपने साथी भीमा के साथ घर के अंदर आ धमका। राजन कहाँ है? जी वो दोपहर से ही घर पर नहीं लौटे। अगर वो आए तो बोल देना कि संपत अपने पैसा मांगने के लिए आया था। और वैसे ये तुम क्या बना रही हो? जी मैं बहुत सालों से एक रोबोट बनाने की तैयारी कर रही हूँ जो बिल्कुल इंसानों की तरह व्यवहार करेगा। नंदा की बात सुनकर साहूकार अपने साथी भीमा के साथ बुरी तरह से हंसता हुआ बोला, इससे तो अच्छा है कि तुम इस कबाड़ को किसी भंगार में बेच दो और मेरे पैसे चुका दो। सेठ जी सही कह रहे हैं, और तुम इस बेकार के कामों की जगह इनके घर के बर्तन मांज दिया करो तो तुम्हारी कुछ आमदनी हो जाया करेगी। संपत और भीमा नंदा का मजाक उड़ाते हुए वहां से चले गए। नंदा को उन दोनों की बात अंदर तक चुभ गई। उसने गुस्से से उस रोबोट को उठाकर जमीन पर पटक दिया और क्रोधित होकर बोली, संपत और भीमा सही बोल रहे थे। इससे अच्छा तो मैं उनके घर पर बर्तन ही मांजने का काम करूं तो मुझे ज्यादा आमदनी हो जाएगी। नंदा ने इतना बोला ही था कि तभी उसके कानों में किसी के कराहने की आवाज टकराई। नंदा चौंक कर इधर उधर देखने लगी, मगर उसने देखा कि आवाज कहीं और से नहीं बल्कि रोबोट से आ रही थी। उसने देखा कि रोबोट की आंखों में आंसू थे। ये मैं क्या देख रही हूँ? कहीं ये मेरी आंखों का भ्रम तो नहीं? तभी वो रोबोट नंदा की ओर देखकर बोला, नहीं माँ, ये तुम्हारी आंखों का भ्रम नहीं बल्कि सच है। आपने मुझे इतनी जोर से जमीन पर पटका कि दर्द से मेरा शरीर दुख रहा है। नंदा फटी फटी आंखों से अपने इस प्रयोग को विस्मय भरी नजरों से देखने लगी। नंदा को नहीं पता था कि उसका पति राजन भी इस दृश्य को देख रहा था। तुमने तो वाकई कमाल कर दिया नंदा, ये तो बिल्कुल हूबहू इंसानों की तरह व्यवहार कर रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे पूरा यकीन है मैं अपने प्रयोग में सफल हो जाऊंगी। क्योंकि आपने ही मुझे बनाया है माँ। जब संपत और कालिया आपका मजाक उड़ा रहे थे तब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मगर जैसे ही आपने मुझे जमीन पर पटका, मुझे अपने शरीर में जान आती हुई महसूस हुई। अब मैं स्वयं को बहुत ही बलशाली महसूस कर रहा हूँ। मैं इंसानों की तरह सोच और समझ सकता हूँ। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है बेटा। तुम्हारी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर इंसानों के जैसे इमोशंस भी हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं अब आ गया हूँ ना। मैं पिताजी के काम में उनका हाथ बटाऊंगा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं हल भी चला सकता हूँ, खेती भी कर सकता हूँ और बिजनेस भी कर सकता हूँ। राजन नंदा की ओर देखकर बोला, ये कैसे संभव हो सकता है? हो सकता है राजन, बिल्कुल हो सकता है। मैंने इसके दिमाग में लाइब्रेरी की सैकड़ों किताबें अपलोड कर रखी है। इसके दिमाग में ज्ञान का भंडार है। उस दिन से नंदा का रोबोट बेटा दूसरों के खेतों में हल चलाने का काम करने लगा। वो रोबोट पूरे दिन का काम 1 घंटे में ही कर देता। देखते ही देखते राजन के पास पैसों की बारिश होने लगी। कुछ ही दिनों में उसने संपत का कर्जा चुका दिया और वो खुद का व्यवसाय करने की सोचने लगा। पर ये बात संपत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। संपत एक दिन भीमा से बोला, राजन का पिता भी एक बहुत ही कामयाब आदमी था। मैं कभी भी उससे आगे नहीं बढ़ पाया। सोचा था कि इसके बेटे को बार बार बेइज्जत करूंगा, मगर उसकी पत्नी ने तो कमाल कर दिया। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है सेठ जी कि वो रोबोट 50 लोगों का काम कुछ ही घंटों में कर देता है। हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन चिंता मत कीजिए। आखिर वो रोबोट सिर्फ और सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा है। कल मैं कुछ आदमियों के साथ जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा भीमा। मैं अपनी आंखों से उस रोबोट के टुकड़े होते हुए देखना चाहता हूँ। अगली रात भीमा संपत को लेकर कुछ आदमियों के साथ राजन के घर पर पहुंच गया और अचानक उसने लाठी और डंडों से रोबोट के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। अचानक हुए हमले से रोबोट गिर गया। तभी वहां पर नंदा और राजन दौड़ते हुए आ गए।
ये क्या कह रहे हो तुम लोग? दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? माफ करना नंदा, हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर तुम्हारा ये रोबोट ऐसे ही गांव का काम करता रहा तो फिर हम गरीब और बेसहारा लोगों को अपना गुलाम बनाएंगे। प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। राजन, ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा है, तुम्हारा बेटा नहीं। लोहे का टुकड़ा तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए तो ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। अचानक रोबोट के शरीर में बिजली जैसी फुर्ती आ गई और उसने उठकर संपत और भीमा को हवा में पूरी तरह से उछाल दिया। वो दोनों मुंह के बल गिरे और डर से थर-थर कांपने लगे। सेठ जी, इस रोबोट के अंदर तो बहुत जान है। बिल्कुल सही कह रहे हो भीमा, अपनी जान बचानी है तो यहाँ से भागो। वो दोनों डरकर उसी रात गांव छोड़कर भाग गए और देखते ही देखते नंदा का बेटा रोबोट पूरे विश्व में मशहूर हो गया।